again welcome to my channel Neelam Somani. So today we will discuss hospital pharmacy. Hospital pharmacy जो है वो फार्मासिस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो आज हम देखते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. एम्बुलेटरी पेशेंट्स. एम्बुलेटरी पेशेंट क्या होता है? हु कैन वॉक यानी कि जो पेशेंट एबल होता है वॉक करने के, दैट इज कॉल्ड एज एम्बुलेटरी पेशेंट. WFI वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो कितने पे स्टोर करना चाहिए? दैट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपको लर्न करना है. 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फॉर इंजेक्शन आपको स्टोर करते हैं. टीयर और प्लाज्मा को कितने पर स्टोर करते हैं? -52 डिग्री सेंटीग्रेड. इस पे क्वेश्चंस भी है जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर में बताया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है. टीयर एंड प्लाज्मा जो है वो -52 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं. PTC फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमिटी क्या होती है? फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमिटी जो हॉस्पिटल के ही मेंबर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, स्टाफ हो गया, नर्सिंग, वो सब मिलके एक कमिटी बनाते हैं. उसमें वो डिसाइड करते हैं किस तरह से हॉस्पिटल का सिस्टम चलेगा. तो ये जो PTC होती है इसकी जो मीटिंग होती है वो हर 3 मंथ्स के अंदर होती है. इसमें जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? आपके फिजिशियन या कोई भी अच्छा डॉक्टर होता है, वो इसका क्या होता है? चेयरमैन. और सेक्रेटरी जो होता है वो फार्मासिस्ट होता है. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि PTC का सेक्रेटरी कौन होता है? दैट इज फार्मासिस्ट. अब हम बात करते हैं OPD क्या होती है, IPD क्या होता है, ICU क्या होता है, OTC क्या होता है और SI क्या होता है, SOP क्या होता है. देखो, OPD मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. आउट पेशेंट भी 3 टाइप्स के होते हैं. एक तो जनरल होते हैं, एक रेफर्ड होते हैं और एक होते हैं आपके इमरजेंसी. याद रखना, आउट पेशेंट 3 टाइप्स के होते हैं, जनरल, रेफर्ड और इमरजेंसी. IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट. इन पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनका ट्रीटमेंट 2 तरह से चलता है. एक तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मैनर से या फिर यूनिट डोजिंग फॉर्म से. आपका ICU की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट. SOP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ठीक है, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं सारे यूनिट्स के लिए, दैट इज SI. ओके, हम बात करते हैं एब्जॉर्बल सूचर्स. जो भी हम हॉस्पिटल के अंदर सामान यूज करते हैं, सूचर्स, लीकेजर्स, तो जो सूचर करते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज कैटगट. कैटगट जो होता है वो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है और किससे मिलता है हमको? शिप की इंटेस्टाइन से ये मिलता है. एक और होता है आपका जो एब्जॉर्बेंट ग्लास फूल होता है, उसको स्टेरलाइज कैसे करते हैं. तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो ड्रेसिंग्स वगैरह जितनी भी रहती है उनको जनरली ऑटोक्लेविंग किया जाता है. अब हम बात करते हैं कुछ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की साइज की. तो एक प्राइमरी हॉस्पिटल होता है, उसमें मिनिमम एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आया हुआ है. प्राइमरी हॉस्पिटल जो होता है उसमें एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. वेरी स्मॉल जो हॉस्पिटल होता है वो किसको कहते हैं? स्मॉल किसको कहते हैं? मीडियम किसको कहते हैं और लार्ज किसको कहते हैं? तो स्मॉल में कम से कम 50 से 100 बेड होंगे. आपका वेरी स्मॉल में 50 से 100 बेड होंगे. स्मॉल में 50 से 500 बेड होंगे और मीडियम में 500 से 1000 बेड होंगे. और लार्ज साइज जो होगी वो ग्रेटर देन 1000 बेड्स वाला हॉस्पिटल क्या कहलाएगा? लार्ज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल 2 तरह के होते हैं, बजट हॉस्पिटल और एलाइड हॉस्पिटल. बजट हॉस्पिटल वो होते हैं जिनमें एक लिमिटेड जो इन्वेस्ट हम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए. एलाइड हॉस्पिटल्स वो होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स को 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिलती है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया. बात करते हैं कितने बेड के हॉस्पिटल पे कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ये भी आपको लर्न करना है एज इट इज. 50 बेड पे 3 फार्मासिस्ट, 100 पे 5, 200 पे 8, 300 पे 10 और 500 पे 15. ये याद कर लेना, 50, 100, 200, 300, 500, 3, 5, 8, 10, 15. ये आपको ध्यान में रखना है, इतने फार्मासिस्ट की जरूरत होती है. अब हम कुछ लिमिट्स की बात करते हैं कि ब्लड शुगर जो होता है आपका और हीमोग्लोबिन होता है उसकी कितनी मतलब एक रेंज होती है, वो कितनी होनी चाहिए. तो मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए 13.5 ±2% और फीमेल के अंदर होनी चाहिए 12.5 ±2%. शुगर लेवल जो होता है 80 to 120 80 ±20
मिलीग्राम पर डेसिमल देखना, जनरली कोलेस्ट्रोल और ब्लड शुगर मिलीग्राम पर डेसिमल में ही आता है। तो 80 मिलीग्राम पर डेसिमल होना चाहिए मिनिमम शुगर। पोस्ट प्रांडियल हमने पढ़ लिया था लैटिन टर्म्स में, आफ्टर मील यानी 2 आवर्स ऑफ मील के कितना शुगर आता है, दैट इज 120। ओके, तो इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 80 to 120। और अगर किसी पेशेंट का रैंडम सैम्पलिंग किया है, दैट इज 80 to 160 आपकी मिलीग्राम पर डेसिमल रेंज आएगी ब्लड शुगर की। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 150 to 200 मिलीग्राम पर डेसिमल होना चाहिए। ESR एक ही चीज है जो फीमेल के अंदर ज्यादा होती है और मेल के अंदर कम होती है, वो भी इसीलिए क्योंकि वुमेन्स आर एनीमिक। ओके, तो फीमेल के अंदर जो ESR रेट होती है वो आपकी होती है 20 to 30 mm पर आवर में इसको लेते हैं mm पर आवर, और मेल में जो होती है वो 15 to 20 mm पर आवर। अब हम बात करते हैं ESR निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए वेस्टर्न ट्यूब मेथड होता है, विंट्रॉप्स ट्यूब मेथड होता है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको कुछ यूनिट ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइजनिंग हो जाती है ड्रग से, तो वो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हमें सर्टेन ध्यान रखनी है। पैरासीटामोल के अंदर हम देते हैं N-सिस्टीन, N-एस्टाइलसिस्टीन। हिपेरिन में हम देते हैं हिपेरिन प्रोटामीन, ये ध्यान में रख लेना। कॉपर के लिए पेनिसिलामीन देते हैं। ओपियम के लिए नैलोक्सोन देते हैं। आयरन के लिए, आयरन से पता चल रहा है, डेस्फेरोक्सिन देते हैं हम। पॉइजनिंग जो होती है उसमें गैस्ट्रिक लेविज हो जाता है, जैसे गैस्ट्रिक लेविज के थ्रू हम पॉइजनिंग को, मतलब जो कंटेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं, तो वो उसके लिए एक मेथड होता है, ट्यूब यूज करते हैं, दैट इज रेस ट्यूब। तो वो रेस ट्यूब पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। हेपेटाइटिस ए और बी, ए जो है वो आरएनए वायरस है और हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रग्स की। हिपेरिन और सैलिसिलाइड्स अगर साथ में दे देंगे तो जो पर्सन है उसको क्या हो जाएगा, हेमरेज। अब एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल आपकी होगी स्पाइरोनोलेक्टोन और ग्रेसियोफिल्वन। देखो एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल ये जो ड्रग्स हैं ये कौन सी एंटी हेलमिंथेटिक्स है, और स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है आपकी डायूरेटिक्स है। ग्रेसियोफिल्वन क्या है आपकी एंटी फंगल ड्रग है। तो इनके साथ में हमें फैटी डाइट की जरूरत होती है, ठीक है, फैटी डाइट के साथ इसको प्रीफर करते हैं। फूड जो होता है वो कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और कुछ ड्रग को कम करता है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन एक ड्रग है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है विद फूड। और कुछ ड्रग्स जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई, फूड के साथ अवॉइड करते हैं। एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक है, उनको भी फूड के साथ अवॉइड करते हैं। तो ये जो ड्रग है उसके साथ में फूड के साथ में देते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एक लीवोडोपा भी है। लीवोडोपा आपको पता है, लीवोडोपा जो ड्रग है पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं, ये भी फूड के साथ अगर देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इसके अंदर प्रोटीन डाइट मेनली अवॉइड करते हैं लीवोडोपा के साथ। ये कुछ ड्रग्स हो गई जो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल फार्मेसी हमको ध्यान में रखनी होती है। अब हम बात करते हैं कि मिल्क के अंदर क्या चीज नहीं होती है। हम बोलते हैं मिल्क के अंदर सारी चीज होती है, मिल्क के अंदर ऐसा मिनरल जो नहीं होता है दैट इज आयरन, और कौन सा विटामिन नहीं होता है दैट इज विटामिन सी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ हमने बात कर ली कंप्लीट एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, फिजिशियन का क्या रोल होता है, कुछ ड्रग्स क्या होती है, कुछ कंटेंट होते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर लिमिट्स आती है, वो सारी बेड्स कितने का क्या हॉस्पिटल होता है, किस टाइप का होता है, कुछ इसकी टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजी, पेशेंट्स के बारे में हमने देख लिया। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एक सिस्टम होता है। पीटीसी फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी एक होती है जिसके अंदर चेयरमैन और सेक्रेटरी मैंने बताया, ये सब एक हॉस्पिटल का सिस्टम चलाते हैं। तो इस तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी में ये सारा कंटेंट आता है। तो ये हम आप आज कंप्लीट कर चुके हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। आप इसको और डीप में पढ़िएगा, इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं, ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।